बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी इंग्लिश एस्से की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे जिसके अंदर मैंने इंग्लिश एस्से के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया, दैट इज़ मेकिंग आउटलाइन, मेकिंग इंट्रोडक्शन फ्रॉम आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट को कैसे बनाना है, अगर आपने ये नहीं देखा तो आप आई बटन में से या डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल को विजिट करके आप इन वीडियोस को डेफिनेटली देखिएगा, बिकॉज वो वीडियोस देखने के बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है और आपको कैसे आगे चल के ऐसे को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज हमारी नेक्स्ट वो पॉइंट था जिसको हमने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करना था कि हमने अपने बॉडी पैराग्राफ्स को कैसे लिखना होता है। ठीक है, हम ऐसे लेकर चल रहे थे इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, इस एग्जाम्पल को हमने लिया था और उसके ऊपर हमने एक जनरेट की थी हमारी आउटलाइन। ठीक है, उसके अंदर ये थीसिस स्टेटमेंट हमने बनाया था, फिर इंट्रोडक्शन डिज़ाइन किया था। ठीक है, हर चीज़। अब हम क्या करेंगे कि इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान में से मैं सबसे पहली पॉइंट ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैंने एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक पैराग्राफ जनरेट करना है, क्योंकि एस्से के अंदर हम क्या करते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं। तो आउटलाइन में से मैं फिस्कल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेट, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताना है, फिस्कल डेफिसिट और गवर्नमेंट डेट का इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट को प्रूव करना है कि जो हमारे फिस्कल डेफिसिट्स हैं और गवर्नमेंट के जो डेट्स हैं वो हमारी इकोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं। सो ये मेरा पॉइंट या जहन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ स्टार्टिंग लाइंस ले लेनी है। अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम शिफ्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के बाद जो हमने ओपनिंग पैराग्राफ लिखा था उसके बाद हम अब शिफ्ट कर रहे हैं अपने मेन आर्ग्यूमेंट के ऊपर, और इसके अंदर हम वो मेन प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं जिन प्रॉब्लम्स ने इकोनॉमी को डैमेज किया। ठीक है, सो शुरू में स्टार्टिंग लाइंस यूज करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन इज इंपॉर्टेंट। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ अपने सीक्वेंस के अंदर चलते हुए पहले पैराग्राफ के अंदर आपको ये स्टार्टिंग लाइन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी उसी तरह के जितने पैराग्राफ होंगे उनको आप, जैसे मैं आगे चल के बताऊंगा, उस वहां से ही शुरू करेंगे। सो आपने लिखा अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन इज इंपॉर्टेंट। ओवर टाइम पाकिस्तान मॉनिटरी सिचुएशन हैज चेंज्ड अ लॉट। अब आपने कनेक्ट कर दिया है अपने एस्से को अपनी पहली प्रॉब्लम के साथ। सो आप कैसे स्टार्ट लेंगे, वन बिग प्रॉब्लम इज दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर मनी देन इट हैज, यानी गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस लीड्स टू समथिंग कॉल्ड अ फिस्कल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट ओज अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेट को हमने सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख दिया और हमने स्टार्ट कैसे लिया था ये अब पैराग्राफ, वन बिग प्रॉब्लम इज दैट। इसका मतलब है जब हम अगला पैराग्राफ डिस्कस करेंगे तो उसको हम इसी सीक्वेंस के मुताबिक लिखेंगे। अनदर मैक्रो इकोनॉमिक इशू, चूंकि हम ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में से डिस्कस कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं वन बिग प्रॉब्लम या फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर मनी देन इट हैज। ठीक है, और जो नेक्स्ट जब आप शुरू करेंगे तो आप लिख सकते हैं अनदर या सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय पाकिस्तान इकोनॉमी इज, जो भी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगा के किया एक्सटेंड यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब भी आप कोई बात करेंगे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स साथ प्रेजेंट करने हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके आर्ग्यूमेंट को मोर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने यहाँ पे कौन से प्रोड्यूस करने हैं, आपने अपना फिस्कल डेफिसिट लिखना है कि इतना पहले था और अब वक्त के साथ साथ अब इतना इंक्रीज हो चुका है, यानी आप परसेंटेज में बता सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर या पास्ट 10 ईयर्स के अंदर इतने परसेंट जो है वो इंक्रीज उसके अंदर आया है, जबकि गवर्नमेंट के डेट्स जो हैं वो भी उसी की वजह से बढ़े हैं। ठीक है, तो वो भी आपने बताना है कि गवर्नमेंट के डेट्स जो हैं वो भी इतने परसेंटेज से इंक्रीज किए हैं। ये अब आपको सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे जो आपने ऊपर लाइन लिखी है उसको सपोर्ट करेगा कि हाँ वाकई लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो इसने बात की है वो ही हो रहा है। अब आपने फिर उसका इंपैक्ट बताना कि उसकी वजह से होता क्या है। दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी बिकॉज इट मेक्स इट हार्ड फॉर द कंट्री टू ग्रो एंड डेवलप। ठीक है, कि इसकी वजह से ये इकोनॉमी को कैसे डैमेज करता है कि ग्रो और डेवलप होने में प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर है आपको पैसे की प्रॉब्लम होगी तो आप ना ग्रोथ के ऊपर काम कर सकते हैं कंट्री की इकोनॉमी की, ना डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। बर्डन ऑफ डेट इज कॉन्टिन्यूसली सरमाउंटिंग या इंक्रीजिंग ड्यू टू फिस्कल मिसमैनेजमेंट। अब यहाँ पे आप फैक्ट्स दे सकते हैं जो गवर्नमेंट के डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ना भी हो तो आप ऊपर अगर एक ही दफ़ा दोनों दे दें तो वो आपके लिए इनफ होगा। ये लाइन आपकी एक्स्ट्रा है। ठीक है,
अब एंड में आप फिर रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन आपने हल्का सा उसको टच देना है। वी नीड टू फिक्स दिस, सॉरी रिकमेंडेशन नहीं, आपने कॉल फॉर एक्शन देनी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, आप जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपने कॉल फॉर एक्शन देनी है कि वी नीड टू फिक्स दिस बाय स्पेंडिंग मनी। चाहे आप वो चीज़ लिखें या ना लिखें, आप उसको ये लिखेंगे ज़रूर कि हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा, वरना हमारी इकोनॉमी जो है वो डे बाय डे जो है वो डिटीरियोरेट करके जो हमारी इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर सकती है, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, ये अप्रोच भी ठीक है कि हमें वाइजली मनी जो है वो स्पेंड करनी चाहिए और हमें अपने यानी अखराजात वगैरह को मैनेज करना चाहिए। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्गर और बेटर पीपल को बेटर लाइव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आपने पैराग्राफ को एंड कर देना। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, चूंकि मैं एस्से के अंदर डिस्कस स्टार्ट में कर चुका हूँ कि एक एस्से के जो बॉडी पैराग्राफ होगा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो बॉडी पैराग्राफ की लेंथ आपकी 12 लाइंस या 13 लाइंस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जब भी लिखें आप अपनी लाइंस को गिन कर लिखिएगा। उसका तरीका ये होता है कि आपने लाइंस गिननी है पेपर के अंदर और एंड में एक मार्कर से हल्का सा डॉट लगा देना है उस लाइन तक, ताकि आपको पता हो कि आप जब लिखते आ रहे हैं तो आपने इस लाइन तक आपने ख़त्म करना है अपने पैराग्राफ को। तो उसकी वजह से फिर आप स्क्वीज करते जाते हैं। तो ठीक है, 12 लाइंस के बाद अगर आप 12 मैनेज नहीं कर सके, 13वीं लाइन पे चले गए तो दैट्स ओके। लेकिन अगर आप लिखते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं आपने कितने लिखने हैं, आप कोई 20 लाइंस का पैराग्राफ लिख देते हैं, कोई 15 का लिख देते हैं, कोई 8 का लिख देते हैं, तो ये इसकी वजह से आपका पूरा ऐसे क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को जहन में रखिएगा और वैसे भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग लाइन पहली दफ़ा यूज़ करनी है जब आप प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगे। फिर अब आपने वन बिग प्रॉब्लम लिखा और उसको बयान किया, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, ठीक है। फिर उसका इफेक्ट बताया कि क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर एंड में कॉल फॉर एक्शन देनी है कि हमें इस प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा, वरना हमारी इकोनॉमी जो है वो डे बाय डे ख़राब होती जाएगी, ठीक है। ये आपका एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ होगा, बॉडी का पैराग्राफ लिखने का तरीका। नेक्स्ट जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो आप यहाँ से ही स्टार्ट लेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर दोबारा से ये वाली स्टार्टिंग लाइन आप यूज़ नहीं करेंगे। आप नेक्स्ट लिखेंगे कि अनदर बिग प्रॉब्लम, अनदर मेजर इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय पाकिस्तान इकोनॉमी इज दैट, और फिर आपका जो नेक्स्ट नंबर 2 होगा दैट इज इन्फ्लेशन एंड इट्स कॉजेज, ठीक है। तो फिर आप ये लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि अनदर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद आप इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा बयान करेंगे और फिर उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे कि ठीक है अभी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कितना है, ठीक है। और ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, जब भी आप इकोनॉमिक ऐसे तैयार करना शुरू करते हैं तो आपने ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स की हेडिंग देनी है। गूगल खोलना है या चैट जीपीटी है, जो भी आप खोलना चाहते हैं, बार्ड एआई, कोई भी आप ऐप खोल लें, गूगल खोल लें, उसके ऊपर लिखें कि उस फर्ज करें आप लिखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स क्या है इस वक्त, ठीक है, या इन्फ्लेशन रेट कितना है, या पॉवर्टी रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। तो वो सारी आप हेडिंग्स दे के आगे उसकी परसेंटेजेस लिखते जाएंगे और वक्त के साथ साथ जब भी आप पैराग्राफ लिखें तो उसको कंसल्ट करके लिखिएगा ताकि वो आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। पेपर से पहले वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए ताकि आप कहीं पे भी अपने पैराग्राफ के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने हो तो वो आप इजीली डाल सकें, ठीक है। और कहीं भूल जाए तो आप रफली लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो कि 30s में मैंने देखा था 30% या 37% था, कुछ इस तरह का, तो आप रफली 34-35% लिख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली वो आपसे नहीं मांगते, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली याद है तो दैट इज़ गुड, ठीक है। तो इन बस इस पॉइंट्स पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको बॉडी पैराग्राफ लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।